हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल में। और आज पेश करते हैं हमारी अगली वीडियो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियो नंबर 13। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगूंगा कि हमारी ये जो वीडियो आ रही है काफ़ी लेट आ रही है। कुछ रीजंस थे, उसकी वजह से वीडियोस आ नहीं पाई। अब हमारी ये वीडियोस वापस कंटिन्यूस चालू हो जाएगी। अभी तक हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। सबसे पहला इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और सेकंड हम लोगों ने बात करी थी 5 ईयर प्लान्स, गोल्स एंड अचीवमेंट्स की। आज हम लोग ऑल टुगेदर एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए चैप्टर कौन सा है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगला चैप्टर, स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंडियाज फॉरेन ट्रेड। दरअसल ये 2 चैप्टर्स हैं, अगर आप बुक में देखेंगे तो 2 चैप्टर्स हैं। मैं इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके आपको एक ही चैप्टर के हिसाब से समझाने वाला हूँ, क्योंकि दोनों चैप्टर में काफ़ी कुछ रिलेटेड है। तो मैं आपको ये दोनों चैप्टर्स का जो कंटेंट है एक साथ समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 13। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है। इंडस्ट्रियल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर इंडस्ट्रीज काम करती है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करी जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हमारा जो इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का काफ़ी बड़ा योगदान है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। देखिए क्या बोला है, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेस अ डोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करता है। आगे बोला ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। सर बिफोर इंडिपेंडेंस, या यूं कहें कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड था लोगों से। इसका मतलब हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किस में थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर में थी। और एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमारा वहाँ पर एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन था लोगों का। अगर बात करें, एग्रीकल्चरल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। हमारी 72.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर्स, आप लोगों ने जब पिछले वाले चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको पता लगा होगा एग्रीकल्चरल सेक्टर के अलावा जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर था वो अपनी इनिशियल स्टेजेस में थे से डेवलपमेंट की। और आज इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में। तो सर इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, जब इकोनॉमी के अंदर डायनेमिज्म की बात है, और जब इकोनॉमी के अंदर सिविलाइजेशन की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि सर इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहला पॉइंट बोला है हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 72.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी और इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली 50% इन दी जीडीपी। हमने ये चीज़ पहले पढ़ रखी है कि सर जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 50% था, और हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 72.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। हमारी जो इंडस्ट्रियल और टर्शियरी सेक्टर्स की जो यूँ कहें कि स्टेज थी वो इन्फेंट स्टेज थी, वो डेवलप हो रहे थे सर। अब बात करते हैं कि सर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, एक वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर एज कंपेयर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हम बात करें जितनी भी चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं अदर देन फूड आइटम्स, तो अगर हम बात करें तो जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड करके दे रहा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों ने जो कंज्यूमर गुड्स है वो यू कहें कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ने लगी। और कंज्यूमर गुड्स की जब डिमांड बढ़ी तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ आनी शुरू हो गई और हमारी इकोनॉमी क्या होने लग गई, ग्रो होने लग गई। वापस समझिएगा क्या बोला सर। इनिशियली तो एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसने 50% जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन किया था हमारी 72.7% पॉपुलेशन के साथ में। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया एग्रीकल्चर सेक्टर को पीछे कर दिया और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक बैकबोन बन गया हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर एक वाइड रेंज ऑफ गुड्स प्रोवाइड करता है, तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है लोग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करते हैं, और कंज्यूमर गुड्स की अगर डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। आई बात समझ में। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस नियर अराउंड 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी। तो सर जैसे जैसे टाइम बीतता गया एग्रीकल्चर के अंदर ओवरबर्डन होने लगे लोग, एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म होने लगी, लोगों का बर्डन बढ़ने लगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने जितनी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो ओपन अप करी और जितना बर्डन एग्रीकल्चर सेक्टर में था सारे के सारे लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब किया, उन सभी लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी। और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है आउटसाइड एग्रीकल्चर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। अगर बात करी जाए इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ की तो मतलब क्या हुआ सर, हम लोग अपने आसपास में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे रोड्स बने हुए, रेलवेज बने हुए, पोर्ट्स एयरपोर्ट्स बने हुए, हमारे यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज हैं, हमारे यहाँ पर एजुकेशन सर्विसेज हैं, हमारे यहाँ पर ब्रिजेस बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आती है सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो सर जैसे जैसे इंडस्ट्रीज शुरू होती गई, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया बैकवर्ड एरियाज में और रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। तो हुआ क्या, जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप होती गई उन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ आती गई, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में बैंकिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज भी क्या होती गई, डेवलप होती चली गई। तो इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देखिए इंडस्ट्रीज जब इंडस्ट्रीज नई इंडस्ट्रीज आती इकोनॉमी में तो वहां पर एरिया के अंदर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाता है, लोगों को नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वहां पर आसपास में रोड्स वगैरह प्रॉपर बनने लग जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर इंतजाम किया जाता है, जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके लिए हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, बैंकिंग सर्विसेज आती है, बैंकिंग सर्विसेज के अलावा अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज शुरू होती है, कम्युनिकेशन जो हमारी टेलीफोन सर्विसेज वगैरह हैं ये भी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जब ग्रो हो रही है इकोनॉमी के अंदर तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, हमारा चौथा इंपॉर्टेंस है। सर आप लोगों को ये चीज़ पता है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थे। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन था और जो हमारी जो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी लो थी सर। हमारी ज़मीन उपजाऊ नहीं थी बिकॉज हमारे जो ब्रिटिशर्स थे और जो जमींदार थे उन्होंने कभी भी ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि एग्रीकल्चर को यूँ कहें कि हमारी जो एग्रीकल्चरल ज़मीन है उसको ध्यान दिया जाए, उसको फर्टाइल किया जाए, उन लोगों ने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और लास्ट तक क्या हुआ कि जब हम इंडिपेंडेंस की बात करें, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो हमारी जो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी कम हो गई थी और हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी कम हो गया था। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए और टोटल आउटपुट भी क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। तो उस चीज़ के लिए क्या किया गया कि सर फार्मिंग के अंदर मैकेनाइजेशन करवाया गया। मैकेनाइजेशन मतलब क्या हुआ कि सर अलग अलग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को यूज़ किया गया फार्मिंग के लिए, जिसमें ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए। प्रॉपर अगर हम बात करें इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करी गई, पाइपलाइंस वगैरह लगवाए गए, हैंडपम्प्स, बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स, ये सभी चीज़ें क्या करी गई, लगवाई गई। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुआ एज़ कम्पेयर टू ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज जो हमारा एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है और आज जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, डायनामिज्म मतलब चेंज, डायनामिज्म मतलब क्या होता है, चेंज, कि सर ग्रोथ प्रोसेस के अंदर चेंज आया। पहले ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो ग्रोथ प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा था, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का था, 50% कंट्रीब्यूशन। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, कंज्यूमरिज्म इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करेगा, कंज्यूमरिज्म इंक्रीज करेगा। कंज्यूमरिज्म मतलब क्या हुआ, कंज्यूमरिज्म मतलब होता है कि सर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सर इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होगा वो क्या करता है कि एक वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करता है। जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है,
हम जो मोबाइल फ़ोन जो यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो व्हीकल्स हैं, हमारे पास जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, फर्नीचर, चेयर्स, बेंचेस, टेबल्स, बॉटल्स, ईयरफोन्स, ईयरप्लग्स, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है? वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करता है। लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो लोग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स की जब डिमांड बढ़ती है तो कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम होते हैं। तो जब ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम होने लग जाए तो उसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म। जब कंज्यूमरिज्म इंक्रीज हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से, तो इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ? कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्रीज ओपन अप हो रही है, नए नए प्रोडक्शन यूनिट्स ओपन हो रही है, नई नई फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कंज्यूमरिज्म की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर की वजह से हो रही थी, वो शिफ्ट होके अब किसकी वजह से होने लग गई? इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से होने लग गई। आया समझ में? तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में जो चेंज आया है, ग्रोथ प्रोसेस जो चेंज हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है? इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से। पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था ग्रोथ के अंदर, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है हमारी ग्रोथ के अंदर। लास्ट जो पॉइंट है वो है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब क्या हुआ? सिविलाइजेशन मतलब एक ऐसी सोसाइटी का यूँ कहें कि डेवलपमेंट जहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे हों, सभी लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करते हों और सभी लोग एक स्टैंडर्ड लाइफ जीते हों। वो जो सोसाइटी होगी वो कहलाती है सिविलाइजेशन। वो जो तरीका है वो कहलाता है सिविलाइजेशन। एक होता है अर्बनाइजेशन, एक होता है सिविलाइजेशन। अर्बनाइजेशन और सिविलाइजेशन में काफ़ी फ़र्क है। अर्बनाइजेशन मतलब तो क्या हुआ? अगर आप अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं तो अर्बनाइजेशन है। सिविलाइजेशन मतलब एक ऐसी पॉपुलेशन डेवलप हो रही है, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हो रही है जहाँ पर लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी के अंदर, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हो रही है जो लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं और एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ में, सिर्फ बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। रूरल एरियाज से छोड़ के लोग अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी सारे लोग अर्बन एरियाज़ में आए हैं, बट सारे लोग सिविलाइज नहीं कहलाएंगे। सिविलाइज सिर्फ कौन से लोग कहलाते हैं? सिविलाइज सिर्फ वही लोग कहलाते हैं जो लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देते हैं। उन लोगों को सारी चीज़ें स्टैंडर्ड चाहिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी चाहिए, उन लोगों को थोड़ा सा वे ऑफ लिविंग जो है उनका काफ़ी स्टैंडर्ड चाहिए। तो ऐसी जो सिविलाइजेशन, ऐसी जो सोसाइटी वो डेवलप हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी सोसाइटी जनरेट हुई है जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर सिविलाइजेशन बढ़ा है। आई बात समझ में? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन आया और अर्बनाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन जनरेट हो रहा है और सिविलाइजेशन प्रमोट हो रहा है। आगे बात समझ में? ये 6 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए। वापस एक बार ध्यान से समझिएगा ये 6 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला, अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, तो ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो पा रही है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। बाद में हम लोगों ने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो होगी वैसे वैसे उन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी क्या होगा? शुरू होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो चाहे रोड्स की कहो, इलेक्ट्रिफिकेशन कहो, चाहे बैंकिंग कहो, ट्रांसपोर्टेशन कहो, कम्युनिकेशन कहो, ये सभी चीज़ें क्या होती है? डेवलप होती है। मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है वो सिर्फ बदौलत है, किसी की बदौलत है? इंडस्ट्रियल सेक्टर की बदौलत है। उन्होंने हमारे को हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, क्रशर्स, ट्रैक्टर्स वगैरह प्रोवाइड किया, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से फार्मिंग में मैकेनाइजेशन आया, हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या हुई है? इंक्रीज हुई। डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म इंक्रीज हुआ है, तो कंज्यूमरिज्म इंक्रीज होने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ा अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में से, तो सर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे निकला है ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट, सिविलाइजेशन,
ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन प्रमोट हुआ, और अर्बनाइजेशन प्रमोट होने से एक ऐसी सोसाइटी बनी जो लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पे और स्टैंडर्ड लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसी सोसाइटी बनी, तो हमारे इंडिया में एक नई सोसाइटी डेवलप होती जा रही है जो मोर फोकस कर रही है किस पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। तो उससे कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन इंडिया में क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। आया समझ में? एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो भी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई है फटाफट से पॉज करके आप नोट डाउन करिए, बात करते हैं हम आगे फास्ट। देखिए हम लोग बात करते हैं कि सर पब्लिक सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। अभी हम लोगों ने बात करी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की या इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या इकोनॉमी के अंदर। अब हम देखते हैं कि सर पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर इसका इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है। देखिए क्या बोला है कि सर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। The process of industrialization cannot be left solely in the hands of private entrepreneurs। क्या बोला कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, ये प्रोसेस सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में नहीं छोड़ सकते। हम सिर्फ उनके भरोसे नहीं बैठ सकते कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेंगे। क्या बोला, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नेसेसरी फॉर इट्स डेवलपमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। और कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर का या गवर्नमेंट सेक्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूरी था फॉलोइंग रीजंस की वजह से। कुछ रीजंस जो हम देखने वाले हैं उन रीजंस की वजह से पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर का रोल इसमें बहुत ज़रूरी था, पब्लिक सेक्टर को आना बहुत ज़रूरी था इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। क्या क्या रीजंस थे देखिए। पहला रीज़न है कि सर लैक ऑफ कैपिटल। सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि सर जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो इतना पैसा अरेंज नहीं कर पाएंगे, और अरेंज हो भी गया तो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इतनी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड थी। तो सबसे पहली बात क्या आई कि सर कहीं ना कहीं पैसों की कमी की वजह से इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा अगर हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के भरोसे बैठे तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर को आना ज़रूरी था, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना ज़रूरी था, ताकि कैपिटल की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन रुके नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि गवर्नमेंट सेक्टर को क्यों आना पड़ा कि सर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास में कैपिटल नहीं होती थी, फंड्स नहीं होते थे, तो वो इतना फंड्स अरेंज नहीं कर पाते थे कि इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रमोट कर पाएं। तो गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी हुआ। नेक्स्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो मार्केट था वो काफ़ी छोटा था, इंडिया का जो इकोनॉमिकल मार्केट था वो काफ़ी छोटा था, और उसके अलावा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इसे प्रॉफिटेबल नहीं समझते थे कि इंडस्ट्रीज ओपन करना प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि अगर मार्केट छोटा है तो डिमांड कम होगी इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉफिटेबल नहीं लगता था। तो वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते थे कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ओपन करी जाए, इंडस्ट्री सेटअप करी जाए। तो अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर को आना पड़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज लगाएगा, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाएगा, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, अदरवाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस। अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री लगाते हैं तो आप समझिएगा थोड़ा सा कि अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहा है तो उसका प्राइमरी फोकस होगा कि जितना पैसा उसने लगाया उस पैसे से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का, मतलब उसका मोटिव होगा टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। अब समझने की कोशिश करिएगा कि अगर ऐसा किसी का मोटिव है कि सर हमारे को वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, तो क्या वो कहीं सोशल जस्टिस प्रमोट कर पाएंगे? क्या वो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ प्रमोट करेंगे? नहीं करेंगे सर। क्या वो इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे? नहीं। वो जो गुड्स होंगे वो भी काफ़ी हाई कॉस्ट पे, हाई रेट पे बेचेंगे, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर हम जो ग्रोथ चाहते हैं, इकोनॉमी के अंदर हम जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, हम जो सोशल जस्टिस चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो इसी की वजह से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर भरोसा ना करके, या यूँ कि सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर रिलाय ना करके गवर्नमेंट सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर आना पड़ा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अगर इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, और ऐसा हुआ भी था बहुत सी बार कि जहाँ जहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करी थी उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस किया, अपनी फैक्ट्रीज, अपने यूँ कहें कि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स पर फोकस किया। उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर
प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में आया तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं हुआ तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये 4 रीज़न थे कि सर कैपिटल कम थी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास में, वो इतना पैसा लगा नहीं सकते थे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आना पड़ा। सेकंड, मार्केट छोटा था इकोनॉमी में, इंडिया का मार्केट छोटा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी होते थे उनको ये प्रॉफिटेबल नहीं लगता था कि नई इंडस्ट्रीज सेटअप करी जाए, इसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर को आना पड़ा। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस, अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तो वो अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करने पे फोकस करेंगे, सोशल जस्टिस पे वो इतना ध्यान देंगे नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आना पड़ा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रीज सेटअप करने पे ध्यान दे रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने पे उनका कोई फोकस नहीं था, तो इसलिए इसी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर को इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में क्या करना पड़ा, इन्वॉल्व होना पड़ा। आई बात समझ में? चारों पॉइंट काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चारों जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये जो भी मैंने बताया है वो फटाफट से आप नोट डाउन करिए, आगे हम बात करते हैं। फर्स्ट, देखिए आज हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल सेक्टर और रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये दोनों टॉपिक काफ़ी अच्छे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत लगती है, कुछ भी डाउट लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, फटाफट से जाइए और वहाँ पर प्लीज़ मेरे नंबर गिवन है, वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल, कुछ भी करिए। और आप में से अभी तक जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन भी लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है, प्लीज़ फटाफट से जाइए, नीचे बेल आइकन है उसको क्लिक करिए, नोटिफिकेशंस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।